हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत बेहतर होंगे। तो साथियों, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, जो लोग नए जुड़ते हैं वे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और दूसरों को भी शेयर कर दिया करें। ठीक है, आप लोग काफ़ी दिन से शेयर नहीं कर रहे हैं, जो कि गलत बात है। शेयर भी करते चलिए। आइए शुरू करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर कि आज का हमारा पहला प्रश्न आज क्या है। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? पहला ऑप्शन कहता है कि मीथेन, दूसरा ऑप्शन कहता है कि नाइट्रस ऑक्साइड, और तीसरा ऑप्शन कहता है कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड, और चौथा ऑप्शन कहता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग हमें साझा करिए। ठीक है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इसके आंसर की बात करते हैं तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा तीसरा गलत हो जाएगा, यानी कि तीसरा इसमें ग्रीन हाउस गैस में नहीं आता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, एक प्रदूषक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए यह ग्रीन हाउस गैस में नहीं आता है, यह ग्रीन हाउस गैस से संबंधित नहीं है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला ऑप्शन है कि फोटोकेमिकल धुंध में हमेशा ओजोन होता है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का जहरीला प्रभाव ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन के लिए अधिक से अधिक आकर्षक है। और तीसरा ऑप्शन कहता है कि ऑटोमोबाइल निकास का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक है। और चौथा ऑप्शन कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जल्दी से आप लोग हमें साझा करिए, जल्दी से इसका आंसर साझा करिए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसके आंसर के बारे में। तो इसके आंसर की बात करते हैं तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा तीसरा डी वाला सही हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं वाला सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सभी कथन जो है सत्य है। ध्यान रखिएगा, इसमें का जो सभी कथन है वे सारे कथन जो हैं सत्य हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, कोई गलत नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि इकोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किसने किया है। इकोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किसने किया है? चार्ल्स डार्विन ने, रॉबर्ट हीविटेकर ने, आर्थर टॉन्सले ने और अर्नेस्ट हेकल ने। जल्दी से इसका आंसर बताइए। बहुत ही सरल प्रश्न है, इसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया है आंसर के बारे में। चलिए इसका आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट हैकल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट साथियों। तो इकोलॉजी या पारिस्थितिकी विज्ञान या पारिस्थितिकी का अध्ययन करने वाले पर्यावरण की एक शाखा मानी जाती है। और इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल साहब ने किया था। और कब किया था? 1866 में किया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न कह रहा है कि इकोटोन में जो प्रजातियां प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं क्या कहलाती हैं? इकोटोन में जो प्रचुर मात्रा में प्रजातियां पाई जाती हैं वे क्या कहलाती हैं? ईज प्रजातियां, की स्टोन प्रजातियां, एंडेमिक प्रजातियां और फोस्टर प्रजातियां। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग हमें बताइए कि इकोटोन में जो प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली प्रजाति होती है कौन सी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखा जाए तो दो बायोम के मध्य जो संक्रमणकालीन क्षेत्र होता है उसे क्या कहा जाता है? इकोटोन कहा जाता है। तो जो दो बायोम के बीच में जो एक तरीके से संक्रमणकालीन क्षेत्र होता है उसे क्या कहा जाता है? इकोटोन कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इकोटोन में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली प्रजातियां जो होती हैं एज कहलाती हैं। ठीक है, तो इकोटोन में प्रचुर मात्रा में जो पाई जाने वाले, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो प्रजातियां होती हैं उसे क्या कहा जाता है? एज प्रजातियां कहा जाता है या कही जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, साइबेरियन सारस किस नेशनल पार्क में आते हैं? साइबेरियन सारस किस नेशनल पार्क में आता है या आते हैं? पहला ऑप्शन है केवलादेव नेशनल पार्क, दूसरा ऑप्शन है कि मानस नेशनल पार्क, और तीसरा ऑप्शन है दुधवा नेशनल पार्क, और चौथा ऑप्शन है कि इनमें से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग हमें बताइए। और एक और बात है, आप लोग हमें इसके ये सारे जो टाइगर रिजर्व है या नेशनल पार्क जो हैं इनको आप कमेंट में हमें बताइएगा कि ये सारे कहाँ पर हैं। ठीक है, तो चलिए आइए बात कर लेते हैं। तो साइबेरियन सारस किस नेशनल पार्क में आता है? तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि केवलादेव नेशनल पार्क में। साइबेरियन का सारस एक खतरे में प्रजाति है या खतरे की प्रजाति है, मतलब एक खतरे में प्रजाति है। और यह भारत के केवलादेव नेशनल पार्क में आती हैं।
केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ पर है? राजस्थान में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसका क्षेत्रफल जो है 28.73 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थापना हुई थी 1982 में और इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में भी घोषित किया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि चट्टानों के कितने प्रकार होते हैं? चट्टानों के कितने प्रकार होते हैं? 1, 2, 3, 4। जल्दी से इसका आंसर बताइए। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो चट्टानों के कितने प्रकार हैं? तो चट्टानों के देखा जाए तो 3 प्रकार होते हैं। एक होता है आग्नेय शैल, दूसरा है अवसादी शैल और तीसरा जो होता है रूपांतरित शैल या कायांतरिक शैल। तो ध्यान रखिएगा, शैल 3 प्रकार के होते हैं, आग्नेय शैल, अवसादी शैल और कायांतरिक शैल, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग हमें बताइए कि भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इसके आंसर की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व है और मध्य प्रदेश में ही भारत के सर्वाधिक वन्यजीव अभ्यारण्य यानी कि नेशनल पार्क हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है अर्थ आवर किसके द्वारा मनाया जाता है? अर्थ आवर यानी कि पृथ्वी आवर जो होता है वो किसके द्वारा मनाया जाता है? ठीक है, तो यूनेस्को द्वारा और WWF द्वारा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा और एक तरीके से IUCN द्वारा। जल्दी से इसका आंसर बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न और बहुत ही सरल प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, सही हो जाएगा कि अगर देखा जाए तो अर्थ आवर किसके द्वारा मनाया जाता है? WWF द्वारा। ठीक है, और इसके देखा जाए तो 5 बिलियन समर्थक हैं और यह 100 देशों में अभी तक फैला हुआ है और इसका उद्देश्य ये है कि धरती के संसाधनों को बचाना, धरती के संसाधनों को बचाना, इस बात को ध्यान रखिएगा। इस समय क्या होता है कि अर्थ आवर में क्या किया जाता है? 1 घंटे के लिए लाइट ऑफ कर दी जाती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो NGT के पहले अध्यक्ष कौन थे? यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की बात करते हैं तो इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? जस्टिस AE नायडू, जस्टिस लोकेश्वर सिंह, जस्टिस मार्कंडेय काटजू और इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग हमें बताइए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इसके आंसर की बात करते हैं तो इसके आंसर की बात करते हैं तो बी सही हो जाएगा कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जो है यानी कि इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? जस्टिस लोकेश्वर सिंह, जिन्हें NGT की स्थापना कब हुई थी? 2010 में हुई थी। तो इसके बारे में एक अतिरिक्त जानकारी आप लोग ध्यान रखिएगा कि NGT की स्थापना कब हुई थी? 2010 में हुई थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? पौधों की बहुत सी संस्कृति से, जल संरक्षण से, पर्यावरण संरक्षण से और सब्जियों के अध्ययन से। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताइए हमें कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इसके आंसर की बात करते हैं तो इसका पहला सही हो जाएगा कि हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? पौधों की बहुत सी संस्कृति से हैं या बहुत से प्रजातियों से हैं। ठीक है, अगर वहाँ पर प्रजाति लिख कर आता है तब भी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। जल में लवण मिलाने पर क्या हो जाएगा? क्वथनांक में वृद्धि हो जाएगी और क्वथनांक में कमी आ जाएगी और उसके बाद क्वथनांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और चौथा ऑप्शन कहता है कि हिमांक में वृद्धि हो जाएगी। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए कि यदि जल में लवण मिला दिया जाता है तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ठीक है, क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, यानी कि क्वथनांक में क्या हो जाएगी? वृद्धि आ जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, क्वथनांक में क्या हो जाएगा? वृद्धि आ जाएगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रकृति में यदि समस्थानिक हाइड्रोजन तथा 3 समस्थानिक हाइड्रोजन हो तो पृथ्वी पर कितने प्रकार के जल अणु हो सकते हैं? तो इसका आंसर जल्दी से आप लोग बताइए। 6 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं और 10 हो सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इसके आंसर की बात करते हैं तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी सही हो जाएगा, यानी कि 9। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं।
अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से जीव जंतुओं के आवास होते हैं। निम्नलिखित में से जीव जंतुओं के आवास होते हैं स्थल पर, जल में और वायु में, उपरोक्त सभी में। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही साधारण प्रश्न है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी में। तो जीव जंतुओं के आवास की बात करते हैं तो स्थल, वायु, जल और तीनों में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, यानी कि अगले प्रश्न की बात करते हैं कि एक अच्छे आवास निर्माण आमुख को प्रभावित करने वाला कारक बताइए हमें। तो एक अच्छे आवास निर्माण आमुख को प्रभावित करने वाला कारक बताइए। तो सूर्य का भ्रमण चक्र, दूसरा ऑप्शन कहता है वायु की दिशा, और तीसरा ऑप्शन कहता है कि गृह स्वच्छता और उपरोक्त सभी। तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए हमें। अगर पता है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, कि एक अच्छे आवास निर्माण के आमुख को जो प्रभावित करने वाला कारक है वो है सूर्य का भ्रमण चक्र भी, वायु की दिशा भी और गृह स्वच्छता भी ध्यान रखना पड़ता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि एक बेहतर आवास में बरामदा निम्न में से किस ओर खुलना चाहिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि एक बेहतर आवास में बरामदा किस ओर खुलना चाहिए। रसोई घर की ओर, अतिथि कक्ष की ओर, और शयन कक्ष की ओर, और शौचालय की ओर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। ठीक है, बिना सोचे समझे आंसर मत दीजिएगा और थोड़ा से लॉजिक लगा कर दीजिएगा आंसर। ठीक है, और साथ ही साथ एक और बात है, जो लोग नए हैं वे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और जो पुराने हैं वे दूसरों को भी शेयर कर दिया करें। ठीक है, आप लोग शेयर करना बंद कर दिए हैं, जो कि गलत बात है। तो इसके आंसर की बात करते हैं तो अतिथि कक्ष की ओर क्या होना चाहिए, हमारा एक बेहतर आवास का बेहतर बरामदा होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि राजस्थान में बनाए जाने वाले मिट्टी के घरों में उनकी छतों को बनाने हेतु आवश्यक सामग्री क्या है। तो राजस्थान में बनाए जाने वाले मिट्टी के घरों में उनकी छतों को बनाने के लिए आवश्यक सामग्री क्या होना चाहिए। पत्थर, कटीली झाड़ियाँ और लकड़ी और सीमेंट की ईंटें। जल्दी से इसका आंसर आप लोग हमें बताइए। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इसके आंसर की बात करते हैं तो कटीली झाड़ियाँ आवश्यक हैं उनके छतों को बनाने के लिए। ठीक है, अगर पत्थर लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, तापमान ज़्यादा हो जाएगा। सीमेंट लगाते हैं तब भी तापमान ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये दोनों तो सही नहीं होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है। फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है। फल होता है, कलिका होती है, और फूल होता है, और पुष्पक्रम होता है। तो फूल गोभी का खाने वाला भाग कौन सा होता है, जल्दी से इसका आंसर हमें बताइए आप लोग। तो इसके आंसर की बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा पुष्पक्रम हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि फूल गोभी खाने योग्य कौन सा भाग अच्छा होता है, यानी कि खाया जाता है, वो है पुष्पक्रम। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक भेड़ें किस प्रदेश में पाई जाती हैं। विश्व में सर्वाधिक भेड़ें किस प्रदेश में पाई जाती हैं, किस देश में पाई जाती हैं। न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, फ्रांस में और इंग्लैंड में। जल्दी से इसका आंसर आप लोग हमें बताइए कि किस देश में भेड़ें ज़्यादा पाई जाएंगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा भेड़ें पाई जाती हैं। ठीक है, विश्व में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो भेड़ें पाई जाएंगी वो ऑस्ट्रेलिया में। इसी के साथ अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और लैटराइट मिट्टी। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा काली मिट्टी में क्या होता है, सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो संचार माध्यम का प्रमुख कार्य है सूचना संग्रह एवं प्रसार करना, सूचना विश्लेषण करना और सामाजिक ज्ञान एवं मूल्यों का संप्रेषण और उपरोक्त सभी। तो संचार माध्यम का प्रमुख कार्य क्या है, बताइए जल्दी से इसका। कि सूचना संग्रह एवं प्रसार करना, सूचना विश्लेषण करना और सामाजिक ज्ञान एवं मूल्यों का संप्रेषण करना। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए।
तो इसमें देखा जाए तो उपरोक्त सभी हो जाएगा कि संचार के माध्यम में क्या होता है, सूचना संग्रह प्रसार करना और सूचना का विश्लेषण करना और सामाजिक ज्ञान व मूल्यों का संप्रेषण करना भी इसमें सम्मिलित रहता है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आज के जो क्वेश्चन थे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक है। और एक और बातें मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी शेयर वगैरह करते चलिए आप लोग, ठीक है। जब तक आप लोग शेयर नहीं करेंगे दूसरों को तब तक मज़ा नहीं आएगा पढ़ाने में। आप दूसरों को भी शेयर करते चलिए। आज की क्लास को अब यहीं पर स्थगित कर रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद। टेक केयर ऑल ऑफ।